India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजी सरकार को सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या केस में 2 को किया बरी, कहा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट अहम कारकों पर विचार करने में रहे नाकाम, जांच में भी थी लापरवाही। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम मामले में आवेदनों पर जल्द निर्णय ले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से किया निवेदन। वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। सरकारी स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म देने में विफल होने पर राज्य के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्ती, अवमानना की चेतावनी के बाद कोर्ट ने कहा छात्रों से खिलवाड़, कोर्ट से खिलवाड़। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश भेजी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद हैं, जिसमें से 27 जज कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की संस्तुति सरकार को भेजी है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और सीनियर जज मनोज मिश्रा के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजी गई इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना जारी किया जाना अभी बाकी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने 2 अन्य नामों, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश करते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने के लिए सरकार को अधिसूचना जारी करने की संस्तुति दी गई है। कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 5 जजों के नामों की सिफारिश की थी, जो इस प्रकार है: जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला और जस्टिस मनोज मिश्रा। उनकी नियुक्ति अभी तक सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। कॉलेजियम द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कॉलेजियम ने शेष 2 रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 2 और नामों की सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए हर तरह से योग्य और उपयुक्त पाया है। वो है जस्टिस राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाई कोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए फरवरी 2022 में प्राप्त आवेदनों के लिए समिति को फास्ट ट्रैक करने और सीनियर एडवोकेट्स की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह द्वारा 2015 में वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड देवव्रत के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि 2019 में पदनामों के पिछले राउंड के समाप्त होने के बाद सीनियर एडवोकेट के पदनाम को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फरवरी 2022 तक नए सिरे से अभ्यास शुरू नहीं किया गया था। दिशा निर्देशों के खंड 4 में प्रावधान है कि सीनियर एडवोकेट्स के पदनाम के लिए समिति साल में कम से कम 2 बार बैठक करेगी।
इस प्रकार 2018 के निर्देशों के मुताबिक सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम की प्रक्रिया के साल में 2 बार करने की आवश्यकता है। इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। इंदिरा जयसिंह के फैसले और 2018 के दिशा निर्देशों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 2018 में सीनियर एडवोकेट्स के पदनाम के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, जो 2019 में पूरी हुई थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से पदनाम समिति को पदनाम की मौजूदा प्रक्रिया जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के समाप्त करने का आग्रह किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1995 के एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 2 लोगों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि वो संदेह लाभ के हकदार थे और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने पाया कि पुलिस जांच में खामियां थी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट उन महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने में विफल रहे जो संकेत देते हैं कि आरोपी को झूठा फंसाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे जिन पर दुर्भाग्य से निचली अदालतों का ध्यान नहीं गया। शीर्ष अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि वो निष्कर्ष निकालने के लिए कि आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार थे, केवल लापरवाह पुलिस जांच को महत्व नहीं दे रहा था। कोर्ट ने कहा कि केवल जांच प्रक्रिया में खामियां की दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकती, इसलिए अदालत ने मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की विस्तार से जांच की ताकि ये पता लगाया जा सके कि अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप सही होंगे या नहीं। शीर्ष अदालत का विचार था कि आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ हत्या का आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 2014 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 1986 के ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए अपीलकर्ता आरोपी को दोषी ठहराया गया था। ये मामला एक नारायण की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसकी 5 सितंबर 1995 को हत्या कर दी गई थी। 4 लोगों पर शुरू हुए अपराध के आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट द्वारा मामला उठाए जाने से पहले ही एक आरोपी की मौत हो गई। 1986 में 3 शेष अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद एक और अभियुक्त का निधन हो गया, जबकि मामला अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। 2014 में उच्च न्यायालय ने शेष 2 अभियुक्तों की सजा की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की अपील पर कहा कि ये इंगित करने के लिए सामग्री थी कि मृतक और अभियुक्त के बीच लंबे समय से शत्रुता थी, जिसके कारण ये संभावना थी कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले की जांच में भी कई खामियों पर ध्यान दिया है। तो वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर धार्मिक नाम और प्रतीक चिन्हों वाली राजनीतिक पार्टियों पर पाबंदी लगाने की किसी भी मुहिम या पहल का विरोध किया है। IUML ने 6 सूत्रीय हलफनामे में अपने 75 साल के इतिहास का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज करने की दुहाई दी। IUML ने इस याचिका में स्वाभाविक पक्षकारों के अभाव की बात कही है। ये भी कहा गया है कि समान मुद्दे और प्रार्थना वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 2019 से ही लंबित है। IUML ने दावा किया है कि उसका पीढ़ीगत और पुश्तैनी धर्मनिरपेक्षता का इतिहास रहा है। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कई काम किए गए हैं, इसलिए याचिका में जो कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हलफनामे में निर्वाचन आयोग के अधिकारों की भी दुहाई देते हुए कहा गया है कि आयोग को किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगाने और निलंबन रद्द करने का कोई अख्तियार नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता की ये गुहार अनुचित है कि कोर्ट आयोग को निर्देश दे कि वो मुस्लिम लीग का नाम और निशान रद्द करे, क्योंकि दोनों धार्मिक हैं। ऐसी मांग वाली अर्जी को खारिज करना ही बेहतर है। उन्होंने अदालत में दलील दी कि पिछले 75 सालों में उसने मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए सामाजिक सद्भावना में योगदान किया है। IUML ने हलफनामे में कहा कि केरल की स्थानीय निकायों में हमारे 100 से ज्यादा सदस्य हिंदू और सिख भी हैं। केरल के पूर्व मंत्री ET मोहम्मद बशीर की वजह से राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट में IUML के जनरल सेक्रेटरी PK कुहली कुट्टी हलफनामा दाखिल किया गया। दरअसल जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है जो पार्टी के नाम में धार्मिक नाम या धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो बता दें आपको, IUMU ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है
और उस हलफनामे में ये कहा गया है कि जो भी राजनीतिक तौर पर धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हलफनामे में ये भी कहा है कि धार्मिक चिन्ह के साथ साथ जो भी धार्मिक हलफनामे में कहा गया है उनकी ऑडियो की फीडबैक की किसी भी सुविधा में मतदान की गोपनीयता से समझाने की जरूरत है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कानून और न्याय मंत्रालय को एक याचिका में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया, जिसमें दृष्टिबाधित मतदाताओं को अपने वोटों को सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए एक तकनीक की शुरुआत करने की मांग की गई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय भी दिया। अक्षय बजाज की ओर से दायर की गई याचिका का उद्देश्य चुनाव के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपीएटी यूनिट्स में इमेज डेक टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर को जोड़ा जाना है, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑडियो सत्यापन सुविधाएं शामिल हैं। इस मामले के 3 मार्च को सामने आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग के हलफनामे में ITTS कन्वर्जन सॉफ्टवेयर को ईवीएम में एम्बॉर्ड करने की चुनौती के रूप में सुरक्षा कारणों को तार्किक मुद्दों का हवाला दिया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि ऑडियो फीडबैक की किसी भी सुविधा में मतदान की गोपनीयता से समझौता करने की क्षमता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक कथित हिरासत में मौत के मामले का निर्धारण करते हुए हाल ही में फैसला सुनाया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन न करके संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट को हिरासत में मौत के मामले में सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने का आदेश दिया है। मौजूदा मामले में मृतक को बिना कोई नोटिस दिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, जिसे कोर्ट ने ललिता कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करार दिया था। कोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा हिरासत में मौत का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये दलील दी गई थी कि संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। जो मृतक के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक शिकायत की जांच करने के सिलसिले में उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। कोर्ट को यह भी बताया गया कि मृतक को 2 घंटे के भीतर थाने नहीं आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। जस्टिस भट्टाचार्य ने रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक के खिलाफ जांच करने का निर्णय जर्नल डायरी में दर्ज नहीं किया गया था। कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि मृतक को बिना किसी नोटिस या आदेश के पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके पति की हिरासत में मौत के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उसकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित अधिकारियों ने इनकार कर दिया था। पुलिस अधिकारियों को जांच के उद्देश्य से घटना के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा हिरासत में मौत का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि भले ही दीवानी अदालत को किसी मामले में तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया गया हो, निचली अदालत मामले को निपटाने के लिए शॉर्टकट तरीके नहीं अपना सकती। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि किसी भी कठिनाई के मामले में ट्रायल कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। रिकॉर्ड से ये स्पष्ट किया गया कि ट्रायल कोर्ट अपने ही आदेश को वापस ले लिया है। इसमें वादी द्वारा अपने पूर्वजों के कुछ दस्तावेजों को मांगने के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी गई थी। इस तरह के रिकॉर्ड का कारण मुकदमे में तेजी लाना बताया गया, क्योंकि ये काफी समय से लंबित है और हाईकोर्ट के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाना होगा। इस न्यायालय की राय में काफी समय से लंबित किसी मामले के निस्तारण के लिए शॉर्टकट पद्धति अपनाकर सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, भले ही हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया हो। किसी भी कठिनाई के मामले में ट्रायल कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश से अपेक्षा की गई है कि वो हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन इस तरह के उपाय का सहारा लेना होगा जैसे
अपने ही आदेश को वापस लेना और साक्ष्य प्रस्तुत करने के वादी के अधिकार को समाप्त कर देना ताकि निस्तारण हो सके। सीपीसी की प्रक्रिया नहीं है और कल्पना की किसी भी सीमा तक न्याय संगत या उचित नहीं कहा जा सकता। ये देखते हुए कि अदालत ने सुनवाई में तेजी लाने का आदेश दिया था, ट्रायल कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा की थी, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं था। आगे तर्क दिया गया कि बिना किसी गलती के सबूत पेश करने का उनका अधिकार भी बंद कर दिया गया था। इस प्रकार ये दावा किया गया कि दोनों आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। तो वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि प्रत्येक 4 जिलों के बीच एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए या 100 किलोमीटर के दायरे में विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए। कोर्ट ने नोट किया कि वर्तमान एनडीपीएस मामलों के निस्तारण के लिए केवल 7 विशेष न्यायालय हैं। जस्टिस बी पुंगलेथी ने सुझाव दिया कि जांच अधिकारियों को मामले के फॉलोअप में मुश्किल हो रही है क्योंकि उन्हें लगातार लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती थी। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के रूप में अतिरिक्त जिला अदालतों को नामित करने की संभावना का भी पता लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा 100 किलोमीटर के दायरे में विशेष अदालतों या हर 4 जिले के बीच एक विशेष अदालत की स्थापना की संभावना का पता लगाया जा सकता है ताकि पुलिस स्टेशन और विशेष अदालतों के बीच की दूरी कम हो, जिससे जांच एजेंसी प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करे। एनडीपीएस अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए जिलों में अतिरिक्त जिला न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की संभावना का भी पता लगाया जा सकता है। अदालत जमानत की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण कर रही थी, जिसमें सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने हालांकि उल्लेख किया कि भले ही याचिकाकर्ताओं ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्होंने क्रमिक रूप से विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया और वैधानिक जमानत प्राप्त की। अदालत ने हालांकि कहा कि सरकार राज्य से नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए गंभीर कदम उठा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1995 के तहत इसमें संशोधन करेगी। अदालत ने कहा कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइक्रोट्रॉपिक पदार्थों से जुड़े किसी भी मामले में जिन 3 कारकों पर ध्यान दिया जाना है वो जब्ती, भंडारण और निपटान है। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों के नाम पर बनाई गई और भक्तों को गुमराह कर उनसे चंदा वसूल करने वाली सभी अवैध वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया है। जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि मंदिर पूजा के स्थान हैं जहां लोग शाश्वत शांति और सद्भाव प्राप्त करने के लिए जाते हैं, इसलिए मंदिरों को मुनाफा कमाने के स्थानों में नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार अदालत ने कहा कि मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा तीसरे पक्ष को मंदिरों के नाम पर वेबसाइटों को बनाए रखने और धन को एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मंदिर विभिन्न संस्कृतियों के नागरिकों द्वारा शाश्वत शांति और सद्भाव प्राप्त करने के लिए पूजा के स्थान है और इसे लाभ कमाने के प्लेटफॉर्म के रूप में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए ये सही समय है कि तृतीय पक्षों द्वारा अधानिकृत रूप से भारी धन बटोरने के लिए मंदिरों के नाम पर खोली गई वेबसाइटों को बंद किया जाए। उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि मंदिरों की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा भक्तों को किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए अन्य कोई वेबसाइट न हो। याचिकाकर्ताओं ने ये देखने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया कि कई वेबसाइट तीसरे पक्ष द्वारा बनाई गई हैं और मंदिर प्रशासन की जानकारी के बिना मंदिर में विभिन्न सेवाओं और धार्मिक गतिविधियों की पेशकश के लिए जनता से धन एकत्रित कर रही है। ये भी तर्क दिया गया कि कुछ अधिकृत अर्चक पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि मंदिरों के अधिकारों की रक्षा करना, इन अवैधताओं को समाप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार अदालत ने साइबर क्राइम विंग के अधिकारियों की मदद से अवैध वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को मंदिरों की आधिकारिक वेबसाइटों की सूची प्रदान की जा सकती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे के 2 सेट स्वतंत्र रूप से प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के 2019 के निर्देश को लागू करने में राज्य सरकार द्वारा देरी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। जस्टिस बी वीरप्पा और के.एस. हेमलेखा की पीठ ने उच्च न्यायालय के 2019 के आदेश का ठीक से पालन करने में राज्य की विफलता के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका से निपट रही थी, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के तहत वर्दी के 2 सेट प्रदान किए गए थे। न्यायमूर्ति वीरप्पा ने
मौखिक रूप से कहा कि इस प्रकार से चूक सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों के साथ खेलना कोर्ट के साथ खेलना है, फालतू चीजों पर खर्च करना, करोड़ों करोड़ों में शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। बच्चों की दुर्दशा, शिक्षा, इन बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये राज्य सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने निजी स्कूलों में जाने का खर्च वहन करने वाले छात्रों की तुलना में सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ होने वाले स्पष्ट सौतेले व्यवहार पर भी नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति वीरप्पा ने टिप्पणी की कि अगर कुर्सियों पर बैठे लोगों में मानवता नहीं है तो ये सब एक समस्या है। उनमें मानवता होनी चाहिए। उनके बच्चे कभी सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। हम बच्चों के प्रति इस तरह के सौतेले रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने इस बात पर भी गंभीर टिप्पणी की है कि जून 2021 में पारित एक सरकारी आदेश में केवल सरकारी स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म का एक सेट देने का प्रावधान है। एक राज्य प्राधिकरण द्वारा दायर एक हलफनामे से पता चला कि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों को वर्दी, मोजे और जूते की खरीद के लिए धन हस्तांतरित किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में इसे दर्ज किया, लेकिन चिंता जताई कि इससे सुनिश्चित नहीं होगा कि वास्तव में लाभार्थियों यानी छात्रों को इस तरह की धनराशि पहुंच रही है। सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा, क्या इस मामले की निगरानी के लिए किसी प्राधिकरण को नामित किया गया है? अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि उक्त हलफनामे में कोई स्पष्टता नहीं है। राज्य ने उच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों का सख्ती से पालन किया है या फिर नहीं किया। तो वहीं लखनऊ के सत्र न्यायाधीश ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत पर रिहा करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले विशेष पीएमएलए अदालत ने न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की 2 श्योरिटीज जमा नहीं किए जा सके। आज ये औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। कप्पन 2 साल से ज्यादा जेल में रहा है। कप्पन को 3 अन्य लोगों अतीकुर रहमान, आलम और मसूद के साथ पीएफआई के साथ कथित तौर पर संबंध रखने और हिंसा भड़काने के षड्यंत्र का हिस्सा होने के लिए मथुरा में अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। कप्पन के खिलाफ भारतीय दंड विधान के तहत अलग अलग धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.